हेलो, वेलकम एवरीवन टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ कैमसेट। दिस इज अनुराग सुमन। अब आज हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर में कंसंट्रेशन टर्म्स की जो हमने लेक्चर से स्टार्ट कर रखी थी उसमें नेक्स्ट लेक्चर की। फ्रेंड्स, मैंने देखा था आपके साथ कि हमने देखा था कि ढेर सारे जो कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं उन्हें हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक तो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स या फिर वॉल्यूम डिपेंडेंट टर्म्स, और दूसरे मैंने बताया था कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स होते हैं या फिर मास डिपेंडेंट टर्म्स। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वो टर्म्स, वो कंसंट्रेशन टर्म्स जिनकी वैल्यू मास के वेरिएशन के साथ चेंज नहीं करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स। आइए जरा देखते हैं। अगर मैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स की बात करूं जिनकी वैल्यू टेम्परेचर के वेरिएशन के साथ चेंज नहीं होती है, तो उसमें चार आते हैं। नंबर 1 is percentage weight by weight, number 2 mole fraction, number 3 molality and number 4 parts per million। तो ये जो चारों टर्म्स हैं हमारे, ये टेम्परेचर के वेरिएशन के साथ इनकी जो वैल्यू है फॉर ए गिवन सॉल्यूशन चेंज नहीं करती है, बशर्ते आप सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट के अमाउंट को अल्टर ना करो। आइए हम एक एक करके इन्हें डिटेल में देखते हैं। जैसे देखो, शुरुआत करते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट से। अगर मैं आपसे बात करूं परसेंटेज वेट बाय वेट, तो एक बात जरा ध्यान देंगे, इस कंसंट्रेशन टर्म का यूनिट लेबोरेटरी में बहुत ज्यादा होता है, जहां पे आप एक सॉलिड सॉल्यूट को एक लिक्विड सॉल्वेंट में डालकर एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाते हो। तो जैसे कि सपोज आपने लैब में गया और आपने मिथनॉल में टेट्रा इथाइल अमोनियम का एक सॉल्वेंट बनाया, ठीक है, सॉल्यूशन बनाया, सॉरी। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई सॉल्यूशन में टेट्रा इथाइल अमोनियम कितने अमाउंट रिप्रेजेंट है, तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में मान लो x ग्राम हमारा टेट्रा इथाइल अमोनियम है। तो किसी भी सॉल्यूशन के 100 ग्राम में कोई सॉल्यूट का कितना ग्राम प्रेजेंट होता है, उसका जो परसेंटेज होता है, उसी की जो परसेंटेज वैल्यू होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज वेट बाय वेट। यानी फिर से मैं रिपीट करता हूं, किसी भी सॉल्यूशन के 100 ग्राम में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है इन ग्राम्स, उसे ही हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज वेट बाय वेट। तो अगर इसके मैं मैथमेटिकल टर्म की बात करूं तुमसे, तो जरा देखना क्या होगा। वेट ऑफ सॉल्यूट in grams by weight of solution, ये भी आपको लेना है ग्राम में ही, इंटू 100%। ठीक है, यहां से आप निकाल सकते हो वेट ऑफ सॉल्यूशन यानी परसेंटेज वेट बाय वेट। ये आपको टर्म मैंने रिपीट किया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आपको लेबोरेटरी टेक्निक्स में काफी इसका यूज होता है, खास करके एनालिटिकल पार्ट्स में, और क्वांटिटेटिव एनालिटिक्स में तो काफी यूज होता है इसका। आइए नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है वो है आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं आपसे, तो मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, और इसके सबस्क्रिप्ट में वो सब्सटेंस रहता है जिसका हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल बस समझने की कोशिश करें, ठीक है, ये एक बीकर है, इसमें ए सॉल्वेंट है और मैंने बी सॉल्यूट ऐड किया, ठीक है। अब ये सॉल्वेंट प्रेजेंट है, अगर ये सॉल्वेंट प्रेजेंट है ए, ऑब्वियस सी बात है ये कुछ अमाउंट में होगा, इसका कुछ नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे। मान लो ए के नंबर ऑफ मोल्स जो प्रेजेंट थे वो थे Na, और मैंने Nb सॉल्यूट डाले हैं, यानी Nb क्या हो गया आपका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन क्या कहता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गिवन सब्सटेंस बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर मैं यहां पे B का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करूं, तो XB इज इक्वल टू NB बाई Na प्लस NB, ठीक है।
सिमिलरली अगर आप एक्स ए का निकालना चाहो तो एक्स ए इज इक्वल टू एन ए बाई एन ए प्लस एन बी। ठीक है, अब एक बात आपको पता है, मोल फ्रैक्शन तो एक फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी, तो किसी भी गिवन सॉल्यूशन में, किसी भी गिवन मिक्सचर में अगर मोल फ्रैक्शन निकालने जाते हो तो सारे जो आपके वहां पे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके मोल फ्रैक्शंस को आप सम कर दोगे ना तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी, 1 से एक्सीड नहीं कर सकती है, क्योंकि मिक्सचर तो एक ही है ना भाई, सॉल्यूशन तो एक ही है हमारा। तो मोल फ्रैक्शन का वैल्यू जब सारे कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन को आप जोड़ देते हो तो कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकता है, उसका वैल्यू 1 ही आएगा, उससे कम ना आएगा ना उससे ज्यादा आएगा। यानी कहने का मतलब है कि इसी मिक्सचर की अगर मैं बात करूं, इस a प्लस बी सोल्यूशन की मैं बात करूं तो इस सॉल्यूशन के लिए आपका एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 ही होगा। तो अगर आपको कोई एक भी टर्म का मोल फ्रैक्शन पता है तो आप दूसरे का निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है। क्या है, आप 1 में सब्ट्रैक्ट कर लो, आपको वैल्यू आ जाएगी, कोई वैल्यू मिल जाएगा उससे। ठीक है, ये हमारा मोल फ्रैक्शन हुआ। मोल फ्रैक्शन बहुत यूज होता है आगे चलकर, इससे बहुत सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे आपको, और आप जब आगे पढ़ोगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो भी मोल फ्रैक्शन का आपको यूज वहां पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और ये बहुत ही कॉन्क्रीट यूनिट है क्योंकि ये हम लोग मोल्स को ना बहुत इजिली निकाल सकते हैं। मोल्स निकालने के तरीके मैंने प्रीवियस वीडियोज में बताए हैं, आप वहां से जाकर मोल्स निकालना सीख सकते हो। जहां मैंने मोलारिटी पढ़ाई थी वहां मैंने नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं मैंने सिखाया है। ठीक है, तो आप उसको एक बार देख लेना और आप मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस कर सकते हो, जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में आजकल में मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसके बाद मैंने प्रॉमिस किया था कि प्रैक्टिस सेट इस सेशन के बाद ही आएगा, तो आपको आपका प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कंसंट्रेशन टर्म है वो है मोलालिटी। मोलालिटी इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। ठीक है, मोलालिटी क्या कहता है कि किसी भी सॉल्यूशन में, किसी एक 1 kg सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है। 1 kg सॉल्वेंट रखो आप यहाँ पे, आपने मान लो कोई सॉल्यूशन लिया। ठीक है, शुरुआत में कुछ सॉल्वेंट ले रखा होगा आपने, तो मोलालिटी कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड द मोलालिटी ऑफ दैट गिवन सॉल्यूशन। याद रखिएगा, पीछे के जितने भी मैंने टर्म्स यूज किए हैं, या फिर परसेंटेज वेट बाय वेट, या फिर आगे मैं पीपीएम लूंगा, वहां पे मैं मास ऑफ सॉल्यूशन आपसे लूंगा, बट मोलालिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट लिया जाता है, वो भी केजी में। वो भी क्या चीज में? केजी में। यानी कहने का मतलब मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि आप यहां पे लोगे मास ऑफ सॉल्वेंट, बेटर नॉट मोलर मास, आप इसे कंफ्यूज ना करें। तो बहुत लोग कैपिटल एम से मोलर मास में कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए मैं इसे पूरा ही लिख देता हूं, मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी केजी में। अगर आपको ग्राम में मेंशन है तो आप उसे केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, नहीं तो आपकी मोलालिटी की जो वैल्यू आनी चाहिए वो डेविएट कर जाएगी और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो यहां से आप भी देख रहे हो कि बहुत आसानी से इसका यूनिट डिड्यूस किया जा सकता है। मोल का यूनिट तो आप भी जानते हो, मोल ही होता है, और मास केजी होता है, तो मोल पर केजी, मोल केजी इनवर्स जो है मोलालिटी का यूनिट होता है। ठीक है, मोलालिटी के क्वेश्चंस बनाते समय प्रिकॉशन रखना है कि आप बाय मिस्टेक फ्लो में मास ऑफ सॉल्यूशन ना ले लो, और अगर आप मास ऑफ सॉल्वेंट ले भी रहे हो तो उसे केजी में कन्वर्ट करके यूज करो, नहीं तो यही माइनर सा मिस्टेक आपको नेगेटिव मार्किंग कॉस्ट कर जाएगा। ठीक है, आइए हम लास्ट कंसेप्शन टर्म की तरफ आगे चलते हैं, जो है पार्ट्स पर मिलियन, या फिर उसे हम शॉर्ट में बोलते हैं पीपीएम। आइए देखते हैं। देखो, पहले तो ये समझते हैं कि इस टर्म का यूज करने का जरूरत क्या पड़ा। जब हम लोग
मान लो कोई बहुत बड़ा वाटर सैंपल है, ठीक है, उसमें चेक कर रहे हैं आयंस कौन कौन से प्रेजेंट हैं, उनकी कंसंट्रेशन क्या है। तो एक बात बताओ, तुम ही सोच कर, उतने बड़े एक बहुत बड़े, मान लो एक नदी है, तालाब है ना, तालाब ही रहते, नदी तो बहुत बड़ी हो गई, तो उस तालाब में सोडियम क्लोराइड सी क्लोराइड आयन कितना ज्यादा है, मैग्नीशियम आयन कितना है, कैल्शियम आयन कितना है, उसे आप गिन तो नहीं सकते हो। अगर आप गिनोगे नहीं तो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता नहीं चलेगा, फिर आप नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल सकते। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल सकते फिर तो आप ना तो मोलारिटी निकाल सकते हो ना मोलालिटी निकाल सकते हो। और वेट तो आप भूल ही जाओ, वेट तो होने से रहा वो, क्योंकि आप उसको चुनोगे, तराजू पे तौलोगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं ये सारी बातें। तो यानी कहने का मतलब एक लार्ज सैंपल में जो ट्रेस अमाउंट में हमारे सॉल्यूट डिसॉल्व होती है, उसकी कंसंट्रेशन को पता करने के लिए पीपीएम का यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हार्डनेस ऑफ वाटर, आपने भी पढ़ा होगा भाई कि जो आप अगर पानी है उसमें आप साबुन डालते हो तो वो झाग देता है, तो हम लोग उसे नॉर्मल वाटर बोलते हैं। लेकिन वो झाग नहीं देता है, कभी कभी आयंस के कॉन्सेंट्रेशन, कुछ आयंस के प्रेजेंस के कारण, तो उसे हम लोग बोलते हैं हार्ड वाटर। तो वहां पे भाई कौन सी आयन है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, ये हम लोग पीपीएम में बताते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि 1 मिलियन सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल में, 1 मिलियन सॉल्यूशन मॉलिक्यूल में कितने आपके क्या प्रेजेंट हैं, आयंस प्रेजेंट हैं। तो निकालने का तरीका बहुत ही इजी है, कंफ्यूज नहीं करना। देखो बहुत सिंपल सा है टर्म, यहां पे आप लेते हो जो भी आपका सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट, मैं इतना क्यों लिख रहा हूं, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू, अब मिलियन की बात आ गई है तो 10⁻⁶, वही बिलियन होता तो 10⁻9 हो जाता, ठीक है, मिलियन बिलियन तो आप जानते ही हो। तो लेकिन एक चीज आपको याद रखना, यहां पे आपने जो दोनों ही यूज किए हैं मास टर्म्स, इन्हें आप ग्राम्स में रखना, ग्राम्स में रखना, नहीं तो फॉर्मूला आपका चेंज कर सकता है। तो बेटर है आप ग्राम्स में रखो। वैसे आपको क्वेश्चन में मोर लेस ग्राम्स में ही दिए रहते हैं, अगर नहीं दिए हुए हैं तो यूनिट कन्वर्ट कर लेना। यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप ऐसे कंसंट्रेशन रिलेटेड टर्म्स को यूज करते हो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्वेश्चंस कहां कहां से आते हैं, कंसंट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस कैसे कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं, आइए जरा देखते हैं। अगर मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें 3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे। पहले क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड होंगे, जिन्हें मैं बोलता हूं डायरेक्ट क्वेश्चंस। 2013 या 15 में जेईई मेंस ने सॉल्यूशन से लगभग 3 से 4 सवाल पूछे हैं, जो आपके प्रैक्टिस सेट में आपको अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। कुछ सवाल कंसंट्रेशन टर्म्स से भी थे, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी थे, उसमें कुछ एप्लीकेशंस यूज करके बनाए गए थे। जरा देखें सेकंड क्या आता है। सेकंड आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस ही रहते हैं, बट उनमें यूनिट कन्वर्जन क्या रहता है, इन्वॉल्व किया रहता है। यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चंस प्लस यूनिट कन्वर्जन, ठीक बात है, ठीक बात है। थर्ड क्वेश्चंस वो आते हैं कि आपको कोई एक कंसंट्रेशन टर्म दिया रहेगा और आपसे दूसरा कंसंट्रेशन टर्म पूछ लेगा, यानी कि इंटर कन्वर्जेंस, इंटर कन्वर्जेंस, इंटर कन्वर्जेंस, ठीक है। यहां पे आपको सपोज एग्जांपल मैंने मोलारिटी दे दी आपसे, मैंने मोलारिटी पूछ लिया, नॉर्मेलिटी दे दी आपसे, मैंने मोलारिटी पूछ लिया। ये जो कन्वर्जेंस हैं, इसके लिए बकायदा एक अलग से लेक्चर आपके लिए आ जाएगा कल परसों में, जिसमें आप देख लेना भाई कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया था, उसके फॉर्मूले क्या होते हैं, ट्रिक्स क्या होते हैं। देखो लंबा प्रोसीजर जाना आपकी मर्जी है, बट एग्जाम में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन से मैक्सिमम स्कोर करने हैं और टाइम भी बचा के चलना है, क्योंकि आपको बहुत से आगे लेंदी क्वेश्चंस भी मिलेंगे जिसमें आपका टाइम खर्च होगा। भाई फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं, जेईई मेंस वालों और नीट वालों के लिए मैथ्स ना होकर बायोलॉजी है, तो आपको उन पार्ट्स में फोकस करना है।
तो वहां पे आप अगर इन छोटे छोटे क्वेश्चंस में अपने टाइम को वेस्ट करोगे तो आगे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे टाइम नहीं दे पाओगे। इसलिए मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर लूंगा आपसे, जिसमें हम लोग देखेंगे भाई ढेर सारे ऐसे ट्रिक्स जो यहाँ पे हमें काम आ जाएंगे, जिन्हें मैं लगाऊंगा ठक ठक हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। इससे आपको काफी इजी होगा और आप इन्हें सॉल्व कर पाओगे एकदम टाइम लिमिट के अंदर। तो आज आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, आप उसे सॉल्व करना, ठीक है। उसके बाद मुझे बताना कि हाँ सर ये डाउट्स आए, आप अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाउट्स शेयर कर दोगे, आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे और बहुत जल्द हम लोग और ग्रो करेंगे। होप आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपने इसे एंजॉय किया होगा। हम लोग आगे ऐसे भी और इंटरेस्टिंग लेक्चर्स आते रहेंगे लेकर आपके लिए। होप आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मैक्सिमम शेयर करो, ताकि ये हद ज्यादा से ज्यादा बंदों के पास पहुंच पाए, उनकी ज्यादा से ज्यादा यूज हो पाए। Thank you so much. Have a good day. Fight Corona. Stay inside. Love chemistry.